इस दुनिया में कुछ लोग गलतियां जानबूझ करके करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें अपने गलतियों का एहसास होता है अपनी गलतियों पर अफसोस भी करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन में कई तरह का बदलाव ही नहीं होता है बल्कि उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। कुछ लोग तो अपने परेशानियों से लड़ बैठते हैं, तो कुछ लोग अपनी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने आप को खत्म कर लेने से अगर परेशानियां टल जाती तो शायद इस रास्ते को इस दुनिया के मैक्सिमम लोग अपना लेते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला एक ऐसे भंवर में फंस जाती है कि उसके सामने भी कोई रास्ता नजर नहीं आता है और आखिरकार एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके उसके माता पिता को मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है लुधियाना और इसी लुधियाना का एक शहर पड़ता है जगरांव। जगरांव शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है गिरवाल कॉलोनी और इसी गिरवाल कॉलोनी का रहने वाला अशोक कुमार सिंघल, पत्नी का नाम कुसुम। अशोक कुमार के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बड़ी बेटी शिखा और छोटा बेटा साहिल। साहिल जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। अशोक कुमार जो कि अपने ही इलाके में किराना का थोक व्यवसायी है, जिससे ठीक ठाक पैसा ही नहीं कमाता है बल्कि एरिया में उसका अच्छा खासा नाम भी है। साहिल जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है उसके बाद से अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाने लगता है। इसीलिए अशोक कुमार भी अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार अशोक कुमार की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और उसे लुधियाना शहर की रहने वाली शिखा मिल जाती है। शिखा जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। शिखा के पिता का नाम बृजभूषण। बृजभूषण भी अपने इलाके का एक व्यवसायी है, अच्छा खासा पैसा वाला है। शिखा जो लुधियाना शहर से हायर एजुकेशन ले चुकी है। बृजभूषण के भी टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बड़ी बेटी शिखा और छोटा बेटा गौरव। अशोक कुमार जब शिखा को पसंद कर लेता है, अपने बेटे साहिल की शादी शिखा से करा देता है। साहिल जब शिखा से शादी करके अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी को पाकर काफ़ी खुश होता है। लेकिन शिखा अपने पति को पाकर खुश नहीं होती है, क्योंकि शिखा ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोचा था, साहिल वैसा नहीं था। क्योंकि साहिल एकदम सीधा साधा और लोगों से बहुत ही कम बातचीत करने वाला था। इसके बावजूद भी शिखा अपने पति के साथ समय गुजारने लगती है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। इन 5 सालों में साहिल का एक बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम जतिन रखता है। बात कर रहा हूँ मैं 10 मार्च 2014 के शाम के वक्त। साहिल अपनी पत्नी से कहता है कि आज शाम के वक्त हम लोग होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि साहिल अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इसीलिए साहिल को लगता है कि शायद उसकी पत्नी इसी वजह से नाराज़ रहती है। शाम के वक्त जल्दी घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जगरांव के एक बेहतर होटल में जाता है। वहाँ पे तीनों बैठकर खाना खाते हैं और रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास वापस अपने घर पे आते हैं। जब घर पे पहुँचते हैं तुरंत ही सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि का 2 बजता है, साहिल के कान में एक आवाज़ सुनाई देता है। साहिल जब उठता है तो देखता है बगल में उसकी पत्नी नहीं है। दरअसल आवाज़ इतने तेज होता है कि वह आवाज़ साहिल के माता पिता के ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के कानों तक पहुंच जाता है। आस पड़ोस के लोग भी तुरंत अपने घरों से बाहर निकलते हैं। साहिल भी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि रोड पे उसकी पत्नी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल श्वेता ने अपने छत से कूद करके खुदकुशी कर लिया था। साहिल जब अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, चीख चीख करके रोने लगता है। देखते ही देखते मैक्सिमम लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले इस बात की खबर नज़दीकी थाने में दी जाती है। उसके बाद से साहिल इस बात की सूचना अपने ससुर और साले को देता है। इस बात की जानकारी जैसे ही श्वेता के पिता और उसके भाई को मालूम चलता है, उसके पिता और भाई भी 2 घंटे के अंदर ही साहिल के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन श्वेता के पिता और भाई जब साहिल के घर पे पहुंचते हैं, उसी वक्त ही पुलिस भी वहां पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले श्वेता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस जब श्वेता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, इधर श्वेता के पिता और भाई इसका विरोध करने लगते हैं। श्वेता के पिता कहते हैं कि मेरी बच्ची ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि
उसके सास ससुर उसके पति ने उसे छत पर से धकेल करके गिराया है। पुलिस जब बृजभूषण से पूछताछ करती है तो बृजभूषण कहता है कि इसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। बृजभूषण पुलिस के ऊपर दबाव देने लगता है कि जब तक इसके अपराधियों को पुलिस अपने कस्टडी में नहीं ले लेती है, बृजभूषण अपनी बच्ची की डेड बॉडी को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। वहाँ पे काफ़ी हंगामा शुरू हो जाता है। आखिरकार पुलिस कैसे भी करके बृजभूषण को समझाती है और कहती है कि इसका जो भी अपराधी होगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर पुलिस श्वेता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद से 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं करती है। पुलिस जब अस्थिर बैठ जाती है, इधर बृजभूषण भी कुछ लोकल नेताओं को लेकर के धरने पर बैठ जाता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव देने लगता है। बृजभूषण कहता है कि पुलिस मेरी बच्ची के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पुलिस भी दबाव में आती है और 13 मार्च को साहिल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर साहिल से श्वेता के बारे में पूछताछ करती है कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। साहिल कहता है कि साहब मेरी पत्नी के साथ में कोई झगड़ा तकरार नहीं था, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि आखिरकार मेरी पत्नी ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। लेकिन साहिल कहता है कि साहब मेरी पत्नी कुछ दिनों से परेशान जरूर थी। एक दिन जब मैंने उससे पूछा भी था तो मुझे सिर्फ इतना ही जवाब दी कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साहिल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो ना जाने क्यों पुलिस वालों को भी साहिल के बातों पर यकीन आ जाता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए श्वेता के मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। पुलिस जब श्वेता के मोबाइल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 10 मार्च 2014 को ही श्वेता के मोबाइल पे एक ही नंबर से 163 बार फ़ोन आया था और उसी नंबर से 193 बार SMS भी आया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर हितेश जिंदल के नाम पर रजिस्टर्ड है। हितेश जिंदल जो लुधियाना शहर के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला है। हितेश कोई और नहीं है बल्कि श्वेता के ही भाभी का ममेरा भाई है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर हितेश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर हितेश से श्वेता के बारे में पूछताछ करती है। हितेश जब इसकी पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत श्वेता के माता पिता को जब मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। साहिल जब श्वेता से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन श्वेता अपने पति को पाकर खुश नहीं होती है, क्योंकि श्वेता एक बड़ी शहर में रहकर हायर एजुकेशन ले चुकी थी। जगराओं जैसी छोटी शहर में जब पहुंचती है, अपने ससुराल में जब रहने लगती है तो श्वेता का दम घुटने लगता है। इसीलिए अपना समय इधर उधर व्यतीत करने के लिए अक्सर अपने घर से गाड़ी निकालती है और अकेले ही घूमने के लिए चली जाती है। दरअसल साहिल के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी को दे सके। लेकिन श्वेता जब अकेले घूमने के लिए निकलती है तो साहिल भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। साहिल को लगता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी ही नहीं है बल्कि समझदार भी है। श्वेता जैसे तैसे अपने पति के साथ जीवन तो व्यतीत करती है, लेकिन जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, श्वेता के भाई गौरव की शादी तय हो जाती है। इसीलिए श्वेता अपने पूरे परिवार के साथ अपने भाई के शादी में पहुंचती है। जब अपने भाई के शादी में जाती है तो उसी शादी समारोह में श्वेता की मुलाकात हितेश जिंदल से होती है। दरअसल हितेश जिंदल भी श्वेता के होने वाले भाभी की ममेरा भाई है। इसी रिश्ते से श्वेता हितेश से बातचीत करती है। हितेश भी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पत्नी का नाम हीना। हितेश और श्वेता जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मालूम चलता है कि दोनों का एक जैसा ही हाल है। दरअसल हितेश भी अपनी पत्नी से खुश नहीं था। जब दोनों का एक दूसरे से विचार मिलता है, हितेश और श्वेता के बीच में दोस्ती हो जाती है। शादी जब खत्म हो जाती है उसके बाद से साहिल अपने माता पिता को लेकर अपने घर चला आता है, लेकिन श्वेता कुछ दिनों के लिए अपने मायके में ही रह जाती है। शादी के बाद एक दिन श्वेता हितेश के नंबर पर फ़ोन करती है। जब फ़ोन करती है तो इधर हितेश भी श्वेता से मिलने के लिए बेकरार बैठा हुआ था। तुरंत ही श्वेता से मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। हितेश और श्वेता जब पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ होटल में मुलाकात करते हैं, उसी होटल में दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। उसके बाद से जब ये सिलसिला शुरू होता है, कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। हितेश श्वेता से मिलने के लिए जगराहों शहर आने लगता है तो इधर श्वेता भी हितेश से मिलने के लिए लुधियाना शहर जाना शुरू कर देती है। हालांकि मैक्सिमम टाइम श्वेता ही हितेश से मिलने के लिए लुधियाना शहर जाती है। श्वेता जब बार बार लुधियाना शहर जाना शुरू कर देती है, एक दिन साहिल भी अपनी पत्नी से पूछताछ करता है कि तुम बार बार लुधियाना क्यों जाती हो।
इसमें श्वेता अपने पति को जवाब देती है कि दरअसल मेरे सर में दर्द रहता है और मैंने लुधियाना में एक डॉक्टर को दिखाया है, इसीलिए बार बार चेक कराने के लिए वहाँ पे जाती हूँ। श्वेता जब इस तरह की जवाब अपने पति को देती है तो साहिल भी अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। श्वेता और हितेश के बीच में ये सिलसिला लगभग 1 सालों तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, श्वेता को यह एहसास होने लगता है कि अब हितेश हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। दरअसल हितेश अब श्वेता के ऊपर पति के जैसा हक जताने लगता है। पति के जैसा हक ही नहीं जताता है, बल्कि हितेश श्वेता से कहता है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। हितेश जब इस तरह की बातें श्वेता से कहता है तो श्वेता साफ इनकार कर जाती है। कहती है कि ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कदम उठाया तो इससे कई रिश्ते खराब हो जाएंगे। श्वेता हितेश से कहती है कि जो हमारे बीच चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन इस तरह का कदम हम कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन इधर हितेश के मन में लालच बैठ जाता है। हितेश को लगता है कि श्वेता के पास में ढेरों सारी दौलत है, अगर वो श्वेता से शादी कर लेता है तो बड़ी आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा। इसीलिए हितेश अब श्वेता के ऊपर बार बार दबाव डालना शुरू कर देता है। जब बार बार श्वेता से उसके पति से तलाक लेने की बात कहता है, श्वेता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अब हितेश मानने वाला नहीं है। इसीलिए अब श्वेता तंग आकर अपना मोबाइल नंबर बंद कर देती है और साथ ही साथ दूसरा नंबर ले लेती है। श्वेता दूसरा नंबर तो ले लेती है, लेकिन इस दूसरे नंबर के बारे में भी हितेश को मालूम चल जाता है और फिर दूसरे नंबर पे भी हितेश श्वेता को बार बार फ़ोन करने लगता है। हितेश को लाख कहने के बावजूद भी श्वेता जब उसकी बात नहीं मानती है तो एक दिन हितेश श्वेता से कहता है कि दरअसल जब हम दोनों के बीच में संबंध बन रहा था, उसका मैंने कुछ फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है। अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फ़ोटो और वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। जब वो देखेगा तो तुम्हें तलाक दे ही देगा। उसके बाद तो तुम मुझसे शादी करोगी ना। हितेश जैसे इस तरह की बातें श्वेता से कहता है तो श्वेता ये बात सुनकर एकदम से डर जाती है। अब श्वेता को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। श्वेता को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, लेकिन श्वेता के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है। हितेश अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। जब वो काफ़ी मायूस रहने लगती है, एक दिन साहिल अपनी पत्नी से पूछताछ भी करता है, लेकिन श्वेता इस बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताती है। साहिल भी जब अपनी पत्नी को उदास देखता है, साहिल को लगता है कि शायद वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता है, इसीलिए उसकी पत्नी उदास है। 10 मार्च 2014 को साहिल अपनी पत्नी से कहता है कि आज शाम को हम होटल में खाना खाने जाएंगे। तीनों होटल में खाना खाने जाते भी हैं, लेकिन रात्रि के वक्त जब तीनों खाना खा रहे थे, उस वक्त भी हितेश श्वेता के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है। जब धमकी देना शुरू करता है, श्वेता अपना नंबर बंद कर लेती है। रात्रि के 12 बजे के आसपास तीनों वापस जब अपने घर पे आते हैं, साहिल काफ़ी हरा थका था, इसलिए तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन श्वेता के आंखों में नींद ही नहीं आती है। श्वेता जब अपना मोबाइल ऑन करती है, उसके बाद हितेश फिर से उसके नंबर पर बार बार फ़ोन करने लगता है। जब बार बार फ़ोन करता है, तंग आकर के श्वेता हितेश से कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। श्वेता हितेश को डराने की कोशिश करती है, लेकिन हितेश भी श्वेता की इस बात को हल्के में लेता है। कहता है कि अगर हिम्मत है तो मर के दिखाओ, और नहीं तो मैं तुरंत ही अभी तुम्हारे पति के नंबर पे फ़ोन करता हूँ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, श्वेता फिर से डर के मारे अपना नंबर बंद कर लेती है। लेकिन श्वेता इस बार जब अपना नंबर बंद करती है, रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास हितेश साहिल के नंबर पर फ़ोन कर देता है। उस वक्त साहिल गहरी नींद में सोया हुआ था। हितेश साहिल से कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन नींद में ही साहिल हितेश से कहता है कि जो कुछ भी बातें करनी है हम कल सुबह बात करेंगे, और इतनी ही बात कह करके फ़ोन कट कर देता है। लेकिन साहिल जब हितेश से बातचीत करता है, ये सारी बातें श्वेता को मालूम चल जाता है। श्वेता को अब डर सताने लगता है कि अब सारी सच्चाई उसके पति को मालूम चल चुका है। सुबह वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगी। साहिल जब गहरी नींद में सो जाता है, उसके बगल में श्वेता भी सो जाती है, लेकिन 2 बजे के आसपास वहाँ से उठती है और सीधे अपने टेरेस पे चली जाती है, और छत पे जाने के बाद वहाँ से छलांग लगा देती है। वाकई में हितेश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत श्वेता के माता पिता को जब मालूम चलता है, तो श्वेता के माता पिता को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। फिलहाल उसी वक्त ही पुलिस साहिल को छोड़ देती है और हितेश को
अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने हितेश को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।